नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल तो तीसरी लहर में भी कोरोना का एपिक सेंटर बने हुए हैं। आलम यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर रोज जितने नए केस आ रहे हैं उनमें अकेले 50% केस इंदौर और भोपाल की ही है। वहीं बढ़ते मामले के बीच लापरवाही लगातार जारी है, जिसे देख आप भी यही कहेंगे कि आखिर कोरोना को ऐसे हम कैसे हरा पाएंगे। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। पहले सैकड़ा से 1000 और फिर 10,000 के खतरनाक आंकड़ों के साथ नए मामले सामने आने लगे हैं। गुरुवार को तो कोरोना के नए मामलों के आंकड़े 11,000 को पार कर गए हैं। एमपी में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मिलने लगे मामले। एमपी में एक्टिव केस का ग्राफ 61,000 से ज्यादा। एमपी में कोरोना की संक्रमण दर 13% के पार। भोपाल में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए मामले मिले। वहीं इंदौर में एक दिन में 3,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चिंता इंदौर और भोपाल को लेकर है, क्योंकि चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या फिर तीसरी, ये लगातार कोरोना का एपी सेंटर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो एमपी में 11,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। इनमें भी अकेले इंदौर और भोपाल से करीब 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मतलब जितने केस पूरे एमपी से आते हैं उनमें 50% भागीदारी इंदौर और भोपाल की है। मध्य प्रदेश में लगातार कोविड के जो मामले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं और अब तो मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं लोगों को भी डर लग रहा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में ही अकेले 2,107 नए मामले सामने निकल कर आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा मामले हैं। इंदौर में 3,000 से ज़्यादा मामले हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 11,274 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है, लेकिन बीजेपी नेता ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल दतिया में आप कार्यकर्ता मास्क बांट रहे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री और लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी अपनी गाड़ी में बिना मास्क नजर आई, जिसे देख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक मास्क दे दिया, लेकिन इमरती देवी ने ये मास्क पहनने के बजाय फेंक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मास्क लगवा सबको, मास्क लगवा सबको। कोरोना की रफ्तार डरावनी है, लेकिन हैरानी इस बात पर ज्यादा हो रही है कि लापरवाही का सिलसिला थम नहीं रहा। शिवराज सरकार कोरोना के रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी आम जनता के साथ साथ माननीयों की भी है, जो कम से कम ऐसा उदाहरण न पेश करे जिससे आम जनता में गलत संदेश जाए। टीम न्यूज स्टेट। तो आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि आखिर लापरवाही क्यों हो रही है और क्या अब जिस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं वो चिंता बढ़ाती हैं या फिर नहीं। डॉक्टर अपूर्व मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अपूर्व, शुरुआत आज आप ही से करते हैं। क्या अब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो चुकी है कि तीसरी लहर से अब निश्चिंत हुआ जा सकता है? महत्वपूर्ण सवाल सर। जा सकता है क्योंकि लहर कोई जगहों में खत्म हो रही है, मगर कोई जगहों में चालू हो रही है। तो जैसे अभी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में नंबर्स कम आ रहे हैं, मगर गोवा में, मध्य प्रदेश में जैसे आप खैर देख रहे हो वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी पीक अलग अलग जगहों में आएगी। और जब भी मैं आपके शो पे आया हूँ, मैंने बार बार एक पॉइंट पे स्ट्रेस किया है कि लोगों को अपनी इनिशियल ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए करेक्ट चीजें दी जाएं, और वो अभी तक इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। हम सिर्फ वेस्टर्न दवाई पे गौर दे रहे हैं, और जो ग्लोबल डेटा दिखा रहा है कि सर्टेन हर्बल मेडिसिन्स आर आउट परफॉर्मिंग फार्मास्यूटिकल्स। सो this is now something we see in China, we see in Africa, we see in Kerala, but वो पूरे देश में अपनाया नहीं जा रहा है। जो हमने गलती नहीं
हमने वैक्सीन पे बहुत रिलाई किया, पूरे दुनिया ने वैक्सीन पे रिलाई किया, मगर अब ये तीसरी लहर ने दिखाया है कि वैक्सीन अकेले कभी कोरोना को रोकने नहीं वाली। तो जब किसी को कोरोना हो या एक्सपोजर हो, उन्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस मामले में आज तक इंडिया को ना तो कोई एजुकेशन हुई है, ना तो आईसीएमआर या डीसीजीआई ने कोई दवाई अप्रूव की है। मैंने पहले भी मेंशन किया था 150 आयुष ट्रायल हुए इंडिया में, अलग अलग किस्म की एफिकेसी दिखाई, उनमें से एक भी चीज अपनाई नहीं गई। शुरू में आयुष की जो बातें जो आयुष सजेस्ट कर रहा था वो पुश किया जा रहा था, बट जैसे ही वैक्सीन आया उसको साइड पे हटा दिया गया और भूल गया। मगर आप चाइना देखिए, चाइना में मैंडेटरी बन गया है नेचुरल दवाई से कोरोना ट्रीट करे। फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर हो या चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर, आपको वो नेचुरल फॉर्मूला देना ही देना है। अफ्रीका में भी एक कोविड ऑर्गेनिक्स करके दवाई है, सिमिलर सिचुएशन, उनसे मिलती जुलती इंडिया में इम्यूनोफ्री है जी, मगर उसको अपनाया नहीं जा रहा। उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी हॉस्पिटल में दिखाए गए थे कि इट इज वे मोर इफेक्टिव देन रेमडेसिविर एंड फेविपिराविर, बट उसको जब तक हम अपनाएंगे नहीं, जब तक प्रोटोकॉल पे डालेंगे नहीं, तब तक ये डर रहेगा कि कभी भी किसी को ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। इसके पीछे की कोई खास वजह डॉक्टर साहब? ये इंडिया में एक तो ये है कि देखिए हर मेडिसिन सिस्टम में स्ट्रेंथ है। एलोपैथी की अलग स्ट्रेंथ है, आयुर्वेद की अलग स्ट्रेंथ है, होम्योपैथी की अलग स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती है क्योंकि लोग अपने मन बंद कर देते हैं। कोई भी प्रैक्टिशनर कहेगा, एलोपैथ कहता है हमारा ही सिस्टम वैलिड है, आयुर्वेद कहता है हमारा ही सिस्टम वैलिड है, होम्योपैथ कहता है मेरी गोली खाओ, किसी और की खानी है तो वापस मत आना। It is the closed mind of practitioners that makes these strengths weaknesses. जी जी जी। And ultimately, medicine में एक ही चीज है that is paramount, which is clinical evidence. दवाई को जब अपनाया जाता है उसमें दो चीजें देखनी पड़ती है, एक है एफिकेसी जो ट्रायल में दिखाया, और दूसरा है इफेक्टिवनेस, अगर कोरोना दी तो क्या फर्क पड़ा। और ये टेस्ट जब दोनों देखे जाएं तो अल्टीमेटली वो सिमिलर फॉर्मूला आर्टिमीसिया, हरिताकी, एंड्रोग्राफिस, वो फॉर्मूला ही दुनिया में साबित कर रहा है कि एक जगह एक स्टेट एक कंट्री का मोर्टालिटी रेट 3-4% से 0.3% बना देंगे, जो फ्लू का मोर्टालिटी रेट होता था। बिल्कुल। और हमारे इतिहास से आने के बावजूद ये एक कंट्री रहेगी जहां इसको अपनाया नहीं गया। जी जी, कहीं ना कहीं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इस पर ध्यान देना होगा। मैं लौटता हूं सर आपके पास, आप कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश जी, लापरवाही से शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आखिर आम लोगों की लापरवाहियों का तो हम हर बार जिक्र करते हैं, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भी क्या सवाल खड़े नहीं करती? दुर्गेश जी। देखिए, निश्चित रूप से दीपेश जी, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वीवीवीआईपीज़ हैं, उनको निश्चित रूप से सबको प्रोटोकॉल पालन करना है। जब देश के प्रधानमंत्री, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, सभी नेतागण जब पालन कर रहे हैं तो सबको अक्षरशः पालन करना चाहिए। और हम उसी को ही, माननीय हमारे संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसी बात को दिशा निर्देशित करते हैं कि बिल्कुल अगर अपने को जान माल का अगर हम अपनी खुद केयर नहीं करेंगे तो कोई और केयर करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे निवेदन करते हैं, और आपके माध्यम से भी, आपका चैनल भी दीपेश जी जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी निश्चित ही सब आप बातें करते हैं, तो हर आदमी को कोरोना गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और जैसा अभी डॉक्टर अपूर ने भी बताया, डॉक्टर अपूर जी ने भी बताया, पर मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज में डिफर करता हूं उस चीज में कि वैक्सीनेशन जो डॉक्टर साहब हुई है
आज जिस तरह से कल एक भोपाल में भी एक पत्र है, पेपर है, उसमें भी एक खबर प्रकाशित हुई थी कि भोपाल में 12,000 केसेस में से 9,000 केसेस ऐसे हैं जो तीसरे दिन ही नेगेटिव हो गए। और उस चीज को जिस तरह से आपने कहा कि उसको मिनिमाइज करके फ्लू लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो उन सब ने वैक्सीनेशन के डोसेस लिए थे, इस वजह वो वैक्सीनेशन कारगर साबित हुई और वो उसकी जो तीव्रता होनी चाहिए थी कोरोना की वो नहीं हुई और तीसरे दिन ही वो नेगेटिव हो गए। तो ये डोसेस जो वैक्सीनेशन है निश्चित रूप से कारगर साबित हो रही है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी दूरदृष्टि की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं अनेक देश में हमने ये वैक्सीन दी और उनको बचाने का भी काम किया है। निश्चित ही जो संख्या है, जो कोरोना के जो केसेस हैं वो संख्या वाइज बढ़े हुए दिख रहे हैं। पर एक प्लस पॉइंट दीपेश जी इस चीज में ये है कि 98.5% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और 1.41% ही ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं। सरकार अपने सभी काम कर रही है, फिर चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, सैंपलिंग की बात हो, स्क्रीनिंग की बात हो, उन सब में हम कर रहे हैं। कल भी जो टेस्ट हुए थे वो 83,694 टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी जो दर है वो 13.42 बनी हुई है। रिकवरी रेट 91 धीरे धीरे हम उस पर करने लगे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको हम रोकने में कामयाब होंगे। पर जो आपने एक जन सरोकार से जुड़ी चीज बोली थी पेज जी, निश्चित रूप से सबको कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जो 15 से 18 वर्ष के किशोर हैं, जिनको लगभग 46 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोसेज लग चुके हैं, वो भी निश्चित रूप से लगाएं। पार्टी स्तर पर भी अब आप लोग निवेदन करेंगे ना दुर्गेश जी? फिर मैं अवनीश जी का रुख करता हूं। पार्टी स्तर पर भी क्या संगठनात्मक स्तर पर भी आप लोगों का प्रयास होगा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता को यह कहा जाए कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें? फिर मैं अवनीश जी के पास जाता हूं। दुर्गेश जी। देखिए दीपेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को आह्वान किया हुआ है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जिन लोगों ने आपने लगवाए हैं, सेकेंड डोज आप लगवाए हैं और जिन लोगों ने अपने आसपास मोहल्ले में नहीं लगाए, उनके घर जाके भी उनसे निवेदन करना है हमें कि आप सेकेंड डोज अवश्य लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है, जान की सबको चिंता करनी चाहिए। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को आह्वान किया है कि जो अपने आसपास में जो लोग क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं, जो 15 से 18 वर्ष के किशोर हैं, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई है, उनको भी प्रेरित करके उनको भी वैक्सीनेशन लगाने का कार्य करें। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कोविड गाइडलाइन का विशेष तौर पर पालन करना चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसी की वजह से दुर्गेश जी से यह सवाल किया गया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया। अवनीश बुंदेला जी, क्या आपको भी लगता है कि जनप्रतिनिधियों को जो समझदारी दिखानी चाहिए वो समझदारी का अभाव और यही वजह क्या कि कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका अभिवादन करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि कम से कम आपने ये विषय रखा, क्योंकि आप विषय सप्ताह में एक दिन रखते हैं, बाकी वो मैं कई सारे चैनल्स पर बैठता हूँ तो ये विषय मैं मिस करता हूँ, क्योंकि बड़ा जागरूकता का विषय दीपेश जी, तो बधाई आप। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, ये बात सही है, जनप्रतिनिधियों को की एक बहुत विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं जनता के रोल मॉडल होते हैं, तो उनको भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब वो करेंगे तब तो जनता उनसे प्रेरित होगी। लेकिन अगर बात इमरती देवी की करें तो इमरती देवी सदैव इस तरह की आप उनका देखते रहे, उनका चरित्र है, वो कितना इस तरह का उनका नेचर है कि सदैव वो इन नियमों का, और ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हुआ है। आश्चर्य इस बात का जब प्रदेश का गृह मंत्री खुद कहते कि मैं मास्क नहीं पहनता, नरोत्तम मिश्रा जी वो भी कह चुके हैं। तो भाजपा में बड़ी बात नहीं है। देखिए ये प्रोटोकॉल वो समझते हैं कि आम जनता के लिए, विपक्षी दलों के लिए, खैर वो एक अलग विषय है। बाकी मैं ज्यादा कोरोना की बात करूं तो मैं डॉक्टर अपूर्व जो कह रहे थे, मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर अपूर्व से काफी हद तक सहमत हूं कि इसमें देखिए जो वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन में खेल तो आपकी इम्यूनिटी का है। जिनकी इम्यूनिटी आज प्रॉपर है तो मुझे लगता है वो संक्रमित नहीं हो रहे हैं। बाकी कई लोग जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी 6 महीने में, तो उनको बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं और लेना चाहिए बूस्टर डोज। लेकिन इसमें दीपेश जी मेरा एक कंसर्न है कि सरकार को इसमें टेस्टिंग जो RT-PCR जो हो रहा है वो आज भी जटिल समस्या है। आप प्राइवेट में जाकर करवाएंगे तो 700-800 रुपए लगते हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। और सरकारी अस्पतालों में जो हो रहा है, कम दामों पे हो रहा है, कहीं मुफ्त में हो रहा है, तो वहां पर लाइन बड़ी लंबी रहती है, बहुत कम केंद्र है।
मेरी ऐसी मांग है कि कम से कम इसको एक जो वार्ड रहता है, अगर आबादी किसी वार्ड की नगर निगम की तो उसकी आबादी ज्यादा रहती, उस स्तर पर 4 से 5 केंद्र खोले जाएं। क्योंकि हो क्या रहा है दीपेश जी, इसमें आदमी लापरवाही ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हम मानते हैं ये वायरस थोड़ा सा हल्का है, हल्का नहीं है इसलिए कि अधिकतर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हल्का है। और इसलिए हो क्या रहा है कि आदमी देश में घूम रहे हैं। दीपेश जी, मैं मान रहा हूँ कि पहले दिन में देश में 20,000 लोग मर रहे थे, 50,000 लोग मर रहे थे, 500 आज भी मर रहे हैं। और मरने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना परिवार से छोड़ के जाता है, किसी ना किसी का चाहता होता है। चलिए ठीक है कि मौत का आंकड़ा कम है, इस बात पे हम खुश हो सकते हैं दीपेश जी, लेकिन जो 500 में जो मरे हैं, क्या उनके परिवार वाले खुश हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दीपेश जी कि इसमें हमें सबसे पहले सुधार करना होगा कि आरटीपीसीआर जो इसकी जांच है ये हमें और उसका जवाब ले लेते हैं दुर्गेश जी से, लेकिन अब चूंकि मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था और मैंने दुर्गेश जी से भी नहीं लिया, लेकिन आपने जब जिक्र किया तो मेरा फिर एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि और यही वजह थी कि आज इस टॉपिक को लेकर आना, सबसे बड़ा कारण ही ये था कि आज जो तस्वीर इमरती देवी की निकल कर सामने आई, यही वजह थी कि आज हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। मगर कल जो हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से बिना मास्क के नजर आए, पूर्व मंत्री जिस तरह से बिना मास्क के नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां उड़ी, क्या उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था अवनीश जी? देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो दिग्विजय सिंह जी ने अधिकतर समय मास्क पहन रखा था, लेकिन ठीक है जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बात करें, तो शायद उस समय मास्क उतारा था। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मास्क पहन के रखना चाहिए। मैं भले इस मामले में बड़ा तटस्थ होकर कहूंगा दीपेश जी कि मास्क पहन के रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तारीफ करता हूं आपकी अवनीश जी, इसी साफगोई के लिए मैं आपकी हमेशा तारीफ करता हूं कि ठीक है, पद अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके बाद भी एक सही जो प्रवक्ता है उसकी बात अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। दुर्गेश जी, कई बातों का जिक्र अवनीश जी ने किया, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे चरित्र और नेचर की मैं इस विषय में दीपेश जी पॉलिटिकली इसलिए भी नहीं जाना चाहता हूं, जो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए उस चीज से, एक जो जनता के लिए जो आपने इतना अच्छा डिबेट रखी है कि कैसे डॉक्टर अपूर्व के हमें महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहे हैं, आपके मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में ज्यादा बढ़ेंगे तो ये डिबेट निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगी। हम ओमिक कोरोना को लेकर और कितना अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताया, निश्चित रूप से उसकी तीव्रता को आप कमजोर मत समझिए। कोरोना जिस तीव्रता से आ रहा है, ये तो हम लोग पॉजिटिविटी, हमने सब लोग डोसेज लगवाए हुए हैं, वैक्सीन लगवाई हुई है, इस वजह से वो कमजोर होता हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने को लेकर क्या और विचार हो रहा है? कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए हम लोगों को आगे चर्चा करनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से दीपेश जी, पूर्व में जो टेस्ट हो रहे थे 60,000 के आसपास, 55 और 60,000 के आसपास हो रहे थे। अब हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 83,694 कल टेस्ट हुए दीपेश जी, और हम और चाह रहे हैं कि टेस्ट हो, आदमी सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सब चीजें प्रॉपर हो, जितने भी जो पेशेंट्स हैं वो निकल के आए, किसी को भी अभाव में, क्योंकि जो इस बार का कोरोना है आदमी होम आइसोलेशन में ठीक हो रहा है, तो उनको दवाई निश्चित रूप से वो प्रॉपर मिल जाएगी, ट्रीटमेंट मिल जाएगी, तो जो उससे नुकसान होने वाला है उससे बच जाएंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। और इसी दीपेश जी, इसी उसमें घर घर दस्तक अभियान के माध्यम से भी सरकार अपना काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गेश जी, लौटता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर मेहरा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि अब हर इंसान भविष्य की चिंताओं पर टिका हुआ है, उसकी नजरें यही है कि इस तीसरी लहर का पीक क्या होगा, आने वाला वक्त क्या दिखाई देता है। चूंकि आपकी स्टडी बहुत मजबूत होती है, तो क्या माना जाए, पीक क्या होगा, आने वाले कितने दिनों तक तीसरी लहर से और हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी? डॉक्टर मेहरा, मुझे लगता है मिड या एंड फेब तक ये लहर पूरे देश में सबसाइड हो जाएगी। एंड फेब तक तो पक्का। एक चीज देखनी है, जब ये लहर होती है ये ग्लोबली उठती है, वो मॉर्फिक रेजोनेंस की थ्योरी पे जाती है, जो एक फिजिक्स की बहुत नई थ्योरी है। इसका मतलब कि कोरोना भी सीख रहा है और इंसान भी वैक्सीन या वैक्सीन के बिना सीख रहे हैं कोरोना से कैसे डील करना। तो ये कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता जा रहा है। मैं बिल्कुल वैक्सीन में बिलीव करता हूँ, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि उसके ऊपर हम कैसे ऐड करें। जैसे अभी आप फ्लू वैक्सीन का
उदाहरण लेंगे तो फ्लू वैक्सीन 70 साल से चालू है, जी। फिर भी जब मौसम बदलता है फ्लू आता है। कोरोना इज एवोल्यूशन ऑफ द फ्लू। तो फ्लू की वैक्सीन लगाई और उसके साथ अगर आपने कोई नुस्खे लिए तो ये बुरी बात नहीं, ये बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा अगर हम अपने देश के प्रोटोकॉल में नुस्खे भी साथ साथ इस्तेमाल करें। तो सर, क्या आप जैसे जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके तरफ से इसको लेकर कोई पत्राचार नहीं हो पा रहा है? क्या उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अवगत नहीं कराया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी ने वॉकहार्ट फार्मा कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेके बहुत खर्चा किया कोरोना ट्रायल पे, और हमारा ट्रायल बहुत यूनिक था क्योंकि हमारा एक ट्रायल था जहां नेचुरल दवाई को डायरेक्टली गवर्नमेंट एसओपी के साथ कंपेयर किया गया और बहुत फर्क दिखा क्योंकि जिन्होंने इम्यूनो फ्री खाया वो 5वें दिन पे 88% लोग नेगेटिव हो गए। और ये डेल्टा की बात कर रहे हैं, हम पहले लहरों की बात कर रहे हैं जब 11-12 दिन लग रहे थे लोगों को नेगेटिव होने में। और उन्हीं आधे लोगों को, जो बाकी आधे लोग थे 70 साल की उम्र तक, उनको जिनको गवर्नमेंट एसओपी दिया वो 11वें दिन पे भी 88% नहीं पहुंच पाए और उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया। तो राइट देयर वी वर एबल टू डबल हॉस्पिटल कैपेसिटी। बिल्कुल। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती कि लोगों के बिलीफ सिस्टम नहीं आते तो ऐसी दवा को ओवरनाइट प्रोटोकॉल में डालना चाहिए था। जी जी। बट ये सिस्टम हमारा ऐसा टूटा हुआ है कि आयुष डिपार्टमेंट कहता है ये हमारा है और दूसरा डिपार्टमेंट कहता है ये हमारा नहीं है। दवाई कहीं ना कहीं दुरुस्त होना चाहिए। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे लूंगा मैं, उसके बाद फिर दुर्गेश जी और अवनीश जी से एक एक कमेंट लूंगा। सवाल ये सर, हम हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र कर रहे हैं कि इस तीसरी लहर के दौरान जितने भी लोग संक्रमित को रखे हैं या जिन्हें सिम्टम्स नजर आ रखे हैं उनकी इम्यूनिटी अपने आप बनती दिखाई दे रही है। इसके बाद कोरोना भी लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, तो कहीं एक और चुनौती तो हमें नजर नहीं आती? हाँ, वो पॉसिबल है क्योंकि ये कोरोना जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, अभी कल परसों नए म्यूटेंट की बात निकली कि ये एंटीबॉडीज को अवॉइड कर रहा है जी। तो ये कंटिन्यूस एवोल्यूशन है और ये कंटिन्यूस एवोल्यूशन एक शरीर में नहीं होता, ये पूरा विश्व एक बॉडी मान के चलो कि सब जगह एवोल्यूशन हो रहा है। कोरोना का भी हो रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम का भी साथ साथ हो रहा है। जी ठीक है सर, मैं लौटता हूं। दुर्गेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि फ्यूचर को लेकर किस तरह से प्लानिंग और चल रही है, क्योंकि अभी तो केस लगातार बढ़ रहे हैं और उम्मीद ये है कि अभी और कुछ दिनों तक बढ़ते नजर आएंगे, फिर हम थोड़ा सा ग्राफ गिरता हुआ देख सकते हैं। प्लानिंग क्या है, तैयारी किस तरह की दुर्गेश जी? देखिए दीपेश जी, पूर्व में जब सेकेंड लेयर आई थी, जिस तरह से तेजी से आई थी, आप देखेंगे बेड्स कम पड़ रहे थे, आप देखेंगे दवाइयों की जो ये सब चीज़ें हम देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम जब म्यूटेंट अपने आप को कोरोना ने बदला है तो आज हम बहुत ज़्यादा, आज आप देखिए हॉस्पिटल्स वगैरह की जो हमने व्यवस्था की वो सब अभी मतलब पूर्व से ज़्यादा अच्छी करके रखी है। जी, जी। निश्चित ही इस बार जो फीवर और जो कोल्ड और कफ के साथ, फ्लू के साथ कोरोना आया है तो कई बार आदमी इसलिए भी घबरा जाता है, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर भी हो उसको, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो उस चीज को वहां तक उसको ट्रीट करने के लिए वो अपने आप में ही घबराता है कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। निश्चित रूप से जब हम लोगों ने आज वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत ज्यादा एक इम्यूनिटी जो आप डेवलप की बात कर रहे हैं वो है हमारे अंदर, और कितने ही लोगों को एक नॉर्मल फ्लू की तरह होके भी ये निकल गया होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो नई रिसर्चेस चल रही हैं, इन सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सतत मॉनिटरिंग कर रही हैं। कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। अवनीश, एक लास्ट कमेंट आपका रहेगा। दुर्गेश जी, चूंकि समय का अभाव है, क्या कोई और बदलाव आप देखना चाहते हैं इन जो रोड मैप तैयार हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है उसमें? अवनीश जी। दीपेश जी, मुझे तो समय वैसे भी आपने कम दिया है, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं समय का अभाव तो मैं खत्म कर देता हूँ। जी जी, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये मैं पहले भी आपको कहा है, आपने दुर्गेश जी को 3-4 सिर्फ आपने दूसरा दे रखा। अब ये हो सकता है आपकी एक ये नोट करिए, आप नोट करिए। सर, सरकार से ही तो सवाल होंगे ना सर, बीजेपी से तो इस सवाल होंगे ना।
मेरा आपसे करेंगे तो आप आरोप लगाएंगे। बोलिए बोलिए सर, संक्षेप में सर, वक्त कम है जी, लास्ट कमेंट। दीपेश जी, मेरा कंसर्न ये है कि जो बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो सबसे बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि 6000 बच्चे से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों के मामले में आप तुरंत इसमें वैक्सीनेशन किया जाए और ये भी एक योजना लाई जाए कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पहली चीज। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आरटीपीसीआर का जिक्र किया था दीपेश जी, जवाब मुझसे ही दुर्गेश जी रोकूंगा आपको, दुर्गेश जी रोकूंगा आपको, पर्याप्त वक्त दिया। देखिए आरोप भी लगा दिया अवनीश जी से, अवनीश जी ने आरोप भी लगाया। खैर अब इससे ज्यादा वक्त मेरे पास है नहीं सर, मैं माफी चाहूंगा आप तीनों मेहमानों से, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज डॉक्टर मेहरा हमारे साथ मौजूद थे तो हमारा विशेष फोकस था कि उनसे से ज्यादा हम चीजों को समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक और निवेदन है कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।